हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आपका चल रहा था, जिसमें हमने तमाम थ्योरेटिकल बातें आपसे कर ली हैं और हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है वो चल रहा था। जो अकाउंटिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले सारे टर्म्स, जितने भी वर्ड्स है, उसका हम मतलब समझ रहे थे, ताकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आएँ या अकाउंटिंग प्रोसेस को जब हम पूरा करने की तरफ आगे बढ़ें, तो जितना भी आपका वर्ड है, जितना भी आपका अकाउंटिंग टर्म्स है, वो सब कुछ हमें समझ में आए, ताकि हम जो हमारे आगे का स्टडी है वो आसान हो जाए। तो इसीलिए हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है, गेन क्या होता है, लॉस किसे कहते हैं और परचेज किसे कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये पोर्शन जो था, ये पार्ट था आपका जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, वो हमने कंप्लीट किया। आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है आपका परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और आपका स्टॉक इन ट्रेड या स्टॉक किसे कहते हैं और इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है। इन सारे चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इन सब के बारे में आपको पहले से तो पता है, परचेज क्या है, परचेज रिटर्न क्या है, सेल्स क्या है, लेकिन हमको इसको अकाउंट्स की भाषा में समझना है कि अकाउंटिंग में हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। परचेज सेल तो आप क्लासरूम के बाहर भी जान रहे हो क्या होता है। आप मार्केट से सामान खरीदने जाते हो तो परचेज बोलते हैं, अगर आप सामान बेच रहे हो तो उसे सेल कहते हैं, अगर परचेज करके सामान वापस कर रहे हो तो परचेज रिटर्न कहते हैं, अगर सेल करके सामान वापस आ रहा है तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। ये सारी बातें तो आपको पहले से पता है, लेकिन हम अकाउंटिंग में इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये जानना हमको ज़रूरी है, क्योंकि बाहर के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बात करें, अगर आप बिज़नेस के लैंग्वेज में बात करें, तो फिर बात थोड़ा सा और हो जाता है, कुछ और उसको किसी और तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है अकाउंटिंग में। इसीलिए सारे चीज़ों को हमको अकाउंटिंग टर्म्स के हिसाब से समझना ज़रूरी है। तो उसी के टर्म्स के हिसाब से हम समझेंगे। बाहर के टर्म्स में समझेंगे, अगर लोकल लैंग्वेज के टर्म्स में समझेंगे, तो हो सकता है कि आप अकाउंटिंग जब करने बैठो तो आप जो है उसको गलत कर दो, उसको गलत तरीके से ट्रीट करो। इसीलिए अकाउंटिंग के टर्म्स में हमको सारे वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की, जिसमें लास्ट वीडियो में प्रॉफिट, गेन, लॉस के बारे में मैंने आपको बता दिया था और परचेज के बारे में। अब देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको परचेज पे छोड़ा था। हम परचेज की अगर बात करें तो बिजनेस में हम परचेज की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है गुड्स को परचेज करना। ठीक है, जब हम बिजनेस में अगर परचेज की बात कर रहे हैं, हम बोले परचेज करना, तो परचेज का मतलब क्या, गुड्स परचेज करना। और गुड्स का मतलब क्या, जिसको हम खरीदते ही है बेचने के लिए। अगर हम बिजनेस में कोई एसेट परचेज कर रहे हैं तो हम उस एसेट का नाम लिखते हैं। जैसे मान लो अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो हम फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर लिखेंगे, सिर्फ परचेज लिख के नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए परचेज का इस्तेमाल होगा सिर्फ। अगर हम बिजनेस में बोल रहे हैं कि हम परचेज, तो इसका मतलब गुड्स परचेज। और अगर हम बिजनेस में बोल रहे हैं कि एसेट परचेज कर रहे हैं तो हमको एसेट का नाम लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर परचेज का मतलब होता है गुड्स परचेज, और गुड्स का मतलब होता है जिसको हम खरीदते हैं बेचने के लिए। तो ये परचेज का मतलब था। अब अगर आपने अपने सप्लायर से परचेज किया है तो हो सकता है कि सामान डिफेक्टिव है ना, हो सकता है कि सामान डिफेक्टिव हो जो आपने अपने सप्लायर से परचेज किया है। हो सकता है वो अकॉर्डिंग टू सैंपल ना हो सकता है कि उसका कलर जो है वो उस तरीके का ना हो जैसे जैसे आपका एक्सपेक्टेशन था, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो, तो आप क्या करते हैं, उसको वापस भी कर देते हैं। बहुत सिंपल सी भाषा में अगर समझें तो आप अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, है ना, मीशो ऐप से, बहुत सारा आपका ऐसा ऐप है जिससे आप सामान परचेज करते हो। तो अगर आपको वो गुड्स या वो सामान आपको अगर पसंद नहीं आता है तो आप क्या करते हो, सिंपली उसको रिटर्न कर देते हो। यहाँ पर भी यही मतलब है कि अगर आपने सामान खरीदा है बेचने के लिए तो उसे हम यहाँ पर परचेज बोलेंगे। और अगर वो अकॉर्डिंग टू सैंपल ना हो, अकॉर्डिंग टू साइज ना हो, क्वांटिटी जैसा एक्सपेक्टेशन था कि इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए, ऐसा साइज होना चाहिए, अगर वैसा ना हो तो आप क्या करते हैं, अपने सप्लायर को
वो गुड्स जो है वो रिटर्न कर देते हैं, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं परचेज रिटर्न, या इसे हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब क्या हो गया, आपने परचेस किया, अब वो बाहर जा रहा है, मतलब आउट हो रहा है, आप उसको वापस कर रहे हो। रिटर्न आउटवर्ड भी हम परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है यहाँ पर। तो या तो परचेज रिटर्न बोलो, या कभी कभी बुक में आपका रिटर्न आउटवर्ड लिख देता है। तो एक बार हम इसके मीनिंग को पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि क्या मीनिंग है आपका परचेज रिटर्न का। तो यहाँ पर मीनिंग होता है परचेज रिटर्न का, व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, जिससे आप परचेज किए थे अगर आप उसको रिटर्न कर रहे हैं तो दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न्स। तो इसे हम क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न। परचेज का मतलब अगर हो गया यहाँ पर, परचेज का मतलब अगर गुड्स परचेज हुआ, तो परचेज रिटर्न का मतलब भी यहाँ पर होता है बिजनेस में गुड्स को रिटर्न करना, आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका सप्लायर, दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। सच रिटर्न्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न को अगर आप दूसरे लैंग्वेज में, या परचेज रिटर्न का जो दूसरा नाम है वो आपका रिटर्न आउटवर्ड्स है। तो इसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। बुक में आपका ये वर्ड भी दिया हो सकता है। हो सकता है कि कहीं पर आपका परचेज रिटर्न ना दे करके रिटर्न आउटवर्ड्स लिखा हो, तो उसका मतलब आप समझना कि वो परचेज रिटर्न ही है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद सेल्स पर आते हैं। जैसे बिजनेस में परचेज का मतलब होता था गुड्स परचेज, उसी तरीके से बिजनेस में या अकाउंटिंग में आपका कह सकते हैं कि सेल्स का मतलब होता है कि गुड्स को बेचना। अगर आप कोई एसेट बेच रहे हो तो एसेट का नाम लेकर के बेचोगे, एसेट का नाम लिख करके बेचोगे। लेकिन सिर्फ अगर सेल्स की बात करें तो इसका मतलब होता है आप जो है वो गुड्स बेच रहे हो, यानी वो सामान जो आपने खरीदा है बेचने के लिए, वही सामान आप बेच रहे हो यहाँ पर। तो सेल्स का मतलब कोई एसेट बेचने का नहीं होता है, सेल्स का मतलब होता है यहाँ पर गुड्स बेचना। जैसे जब आप जर्नल एंट्री में आओगे तो जर्नल एंट्री में कहीं कहीं लिखा होता है कोई ट्रांजेक्शन में कैश परचेज, कहीं कहीं लिखा होता है कैश परचेज। तो मतलब आपने गुड्स परचेज किया कैश में, ना कि एसेट परचेज किया। अपने मन से कुछ भी नहीं समझना है, सिर्फ लिखा हो रहेगा कैश परचेज। तो कैश परचेज का मतलब आपने गुड्स परचेज किया कैश में, ये आपको खुद से समझना है। उसी तरीके से दूसरा लिखा रहेगा आपका कैश सेल्स, कैश सेल्स लिखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या समझोगे आप, कि हमने कोई एसेट को बेच दिया, हम कुछ और चीज़ें बेच रहे हैं? नहीं, सेल्स का मतलब हो गया यहाँ पर, कैश सेल्स का मतलब आपने गुड्स को बेचा और बदले में कैश लिया, मतलब सामान को कैश में बेचा, गुड्स को कैश में बेचा, ये मतलब होता है। तो परचेज का मतलब हो गया गुड्स परचेज, और सेल्स का मतलब हो गया यहाँ पर गुड्स को बेचना। ठीक है, ये होता है आपका सेल्स का मतलब। अब सेल का क्या मतलब हुआ कि हम जो है सामान को अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, वो सामान परचेज कर रहा है, मतलब हम तो सेल कर रहे हैं लेकिन वो तो परचेज कर रहा है, और बदले में हम उससे एक प्राइस ले रहे हैं, है ना। जब भी आप कोई मार्केट में सामान लेते हो तो शॉपकीपर आपको क्या करता है कि ये भैया ये जो मार्कर है ना ये 20 रुपये का है, तो वो ऑफ़र किया आपको 20 रुपये में मार्कर। अब वो मार्कर आपको दे दिया और 20 रुपये ले लिया, एक प्राइस है इसका। तो इसे हम कहते हैं सेल करना, मतलब वो सामने वाला दुकानदार आपको सेल कर रहा है, सामान बेच रहा है। तो यहाँ पर भी वही है आपका, सेल्स मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। गुड्स का ऑनरशिप क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम। अब ये मेरा गुड्स नहीं है, हम लाए थे, खरीदे थे इस गुड्स को बेचने के लिए, लेकिन अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मतलब इस गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं सामने वाले कस्टमर को, और बदले में एक प्राइस ले रहे हैं। मान लो इसका 20 रुपये का हम प्राइस उससे लिए, तो 20 रुपये का प्राइस हम ले लिए, अब गुड्स उसको हम ट्रांसफ़र कर दिए, तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गया। अब उस गुड्स पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, यानी मेरा एज अ सेलर, मेरा एज अ बिजनेसमैन, या मेरा एज अ बिजनेस, हम अगर सामान को सेल किए हैं और उसके बदले एक प्राइस दिए हैं, तो ऑनरशिप मैंने सामान का ट्रांसफ़र कर दिया है। अब उस गुड्स पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो यही यहाँ पर कहता है, सेल्स मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। किसका ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ऑनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सर्विस का भी, टू कस्टमर फॉर अ प्राइस, एक प्राइस के बदले में हम गुड्स का या सर्विस का ऑनरशिप अपने कस्टमर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसे हम सेल्स कहते हैं।
तो अकाउंट्स में सेल्स का मतलब हो गया गुड्स सेल्स, परचेस का मतलब हो गया आपका गुड्स परचेस। अब आते हैं सेल्स रिटर्न पे। फिर से वही बात जो आपका परचेस रिटर्न था, अब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का जो दूसरा नाम होता है वो होता है आपका रिटर्न इनवर्ड। मतलब आपने पहले सामान को सेल किया, अब वो वापस आ रहा है, इसीलिए सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड्स भी कह सकते हैं। बुक में कभी कभी आपका सेल्स रिटर्न की जगह रिटर्न इनवर्ड्स दिया रहेगा, तो आपको समझना है कि वो सेल्स रिटर्न ही है। तो सेल्स रिटर्न का क्या मतलब हो गया? सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम। वो क्या करते हैं, कभी कभार सामान को वापस कर देते हैं। दीज आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। हमने अपने कस्टमर को सामान बेचा, उनको पसंद नहीं आया, है ना। हमने जैसा उनको, या तो हो सकता है कि जैसा सामान हमने उनको सेंड किया, हमने सामान जैसा उनको बेचा वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो, उनको पसंद नहीं आया हो, कलर साइज कुछ भी हो सकता है। जैसे परचेज रिटर्न होता है उसी तरीके से सेल्स रिटर्न यहाँ पर हुआ। परचेज रिटर्न में हमने, अगर आप हमको बिजनेस मान लो, तो हमने अपने सप्लायर को रिटर्न किया, हमने उससे परचेज किया था और बदले में हमको वो पसंद नहीं आया तो अपने सप्लायर को रिटर्न किया, परचेज रिटर्न। अब हम जो है बिजनेसमैन अपने कस्टमर को सामान बेच रहे हैं, हमारा कस्टमर जो है उसको हमारा सामान पसंद नहीं आया, तो बेचा हुआ सामान, सेल किया हुआ सामान वो हमें वापस कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है। परचेस का जो हमेशा साइड होता है वो अभी बता देते हैं, ऐसे आगे तो हम इसको सारा एक्सप्लेन करेंगे ही। परचेस का साइड हमेशा डेबिट होता है और परचेस रिटर्न का साइड हमेशा क्रेडिट होता है। सेल का साइड हमेशा क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न का साइड हमेशा डेबिट होता है। अगर हम किसी से उधार में परचेज कर रहे हैं तो सामने वाला हमारे लिए क्रेडिटर होता है, और अगर हम उधार में सामान बेच रहे हैं तो सामने वाला हमारे लिए डेटर होता है। नहीं समझ में आया बात? कोई बात नहीं, आगे में हम आपको सारे जब टर्म्स को क्लियर कर लेंगे तब समझ में सारी बातें आ जाएगी। फिलहाल परचेस, परचेस रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न इतना समझिए अभी। इसके बाद आता है आपका स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड। देखिए सिंपल मतलब आप समझिए स्टॉक का क्या होता है कि हम सामान खरीदे थे बेचने के लिए, लेकिन वो सामान जो बेचने के लिए खरीदे हैं वो अभी तक बिका नहीं है, वो अभी तक बिका नहीं है, वो अभी दुकान में ही पड़ा हुआ है, वो शॉप में ही अभी अनसोल्ड गुड्स है, पड़ा हुआ है, अभी तक उसको हम बेचे नहीं है। तो वो जो अनसोल्ड गुड्स होता है उसी को हम कहते हैं स्टॉक। ठीक है। जो गुड्स अभी तक नहीं बिका है और वो अनसोल्ड गुड्स जो रखा हुआ है दुकान में जो नहीं बिका है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। और स्टॉक जो है मेरे लिए करंट एसेट होता है। एसेट तो हम पढ़ा चुके हैं। करंट एसेट क्या होता है आपका? तो करंट एसेट में आपका डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, ये तो सारा करंट एसेट है जिसको आप विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका स्टॉक भी जो है वो भी आपके लिए करंट एसेट है। करंट एसेट का मतलब इसे हम एक साल के भीतर भीतर स्टॉक को क्लियर कर सकते हैं। स्टॉक का जो अनसोल्ड गुड्स है उसको बेच करके पैसा उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका स्टॉक जो है वो करंट एसेट में आता है। स्टॉक अनसोल्ड गुड्स को कहते हैं जो अभी तक बिका नहीं है, लेकिन बिकेगा, वो धीरे धीरे वो स्टॉक क्लियर होगा। जैसे कि आप बोलते हो ना, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे देखते हो ये आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब वो स्टॉक में है नहीं, मतलब उसके पास सामान है नहीं बेचने के लिए। दुकान में कभी कभी आप जाते हो तो वहाँ बोलता है कि अभी स्टॉक में नहीं है। स्टॉक में मतलब कि हम बेचने के लिए उसको सामान को पहले लाए थे, लेकिन सारा सामान मेरा बिक चुका है, अभी कोई अनसोल्ड गुड्स मेरा दुकान में नहीं पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब गुड्स मेरे पास नहीं है। तो वो बोलता है आउट ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक में भी नहीं है, मेरे पास वो सामान नहीं है। स्टॉक का क्या मतलब हो गया? अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस में पड़ा हुआ है, जिसको हम खरीदे थे गुड्स को बेचने के लिए, लेकिन अभी भी वो नहीं बिका है, तो उसे हम स्टॉक बोलते हैं। सिंपल सी बात है। स्टॉक जो जनरली हम इस्तेमाल करते हैं वो फिनिश गुड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो वस्तुएं जो इस्तेमाल के लायक हो उसको हम फिनिश गुड्स बोलते हैं। और स्टॉक का जनरली मतलब जो होता है वो फिनिश गुड्स से होता है, जिसको इस्तेमाल के हम लायक रखता है, तो वो गुड्स आपका स्टॉक कहलाता है, जो कि अभी अनसोल्ड है। पढ़ लेते हैं मतलब। The term stock includes the value of those goods which are purchased for reselling, जिसको हम खरीदे थे बेचने के लिए,
उसको हम कहते हैं, अच्छा, दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल एंड विच आर लाइंग, जो कि पड़ा हुआ है अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तो इसे हम कहते हैं स्टॉक। अकाउंटिंग पीरियड पूरे 1 साल का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अब हमने सामान परचेज किया था बेचने के लिए। अब हमने मान लो आपका 2 लाख का 2 लाख का सामान परचेस किया था, जिसमें से हम साल भर में मात्र 1.5 लाख रुपए का सामान ही हम क्या कर पाए, बेच पाए। तो 50,000 का जो सामान था वो अभी तक बिका नहीं है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। अब स्टॉक को भी 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है मे बी। इसको कहते हैं हम ओपनिंग स्टॉक एक को, और एक है दूसरा आपका क्लोजिंग स्टॉक। दोनों में क्या डिफरेंस है यार, दोनों का क्या मतलब है। ओपनिंग स्टॉक वो सामान, वो वस्तु जो साल के शुरुआत में यानी 1 अप्रैल साल फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में जो आपका अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। और साल के अंत में यानी 31 मार्च को जो अनसोल्ड गुड्स आपके व्यापार में है, आपके बिजनेस में है, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहां पर आप समझिएगा इसका मतलब कि देखिए 1 अप्रैल यहाँ पर कोई अनसोल्ड गुड्स अगर पड़ा है, मान लीजिए आपका 10,000 रुपये का, तो ये आपका कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक साल के शुरुआत में। फिर आपने परचेस किया, ये बढ़ा बढ़ा, फिर परचेस सेल होते होते 31 मार्च को मान लीजिए आपके व्यापार में 7,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। ये हो गया आपका साल के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक। और साल के अंत में आपने और परचेस किया, फिर उसको सेल किया, तो साल के अंत में आपके पास 7,000 रुपये का अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है व्यापार में, तो इसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो साल के शुरुआत में जो स्टॉक यानी अनसोल्ड गुड्स बिजनेस में है उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और वही जो साल के अंत में है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। फिर 31 मार्च के बाद यही क्लोजिंग स्टॉक जो है अगले दिन ही, मतलब अगले दिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल को यही 7,000 का जो आपका अनसोल्ड गुड्स है वो अगले साल के लिए, साल के शुरुआत में आपका क्या बन जाएगा, यही आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक साल के शुरुआत में, क्लोजिंग स्टॉक साल के अंत में, फिर अगले साल वही साल के शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक, और फिर साल के अंत में क्लोजिंग होगा। तो इस तरीके से आपका ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टॉक। सिंपल सी मतलब समझते हैं एक लाइन में एकदम। स्टॉक किसे बोलते हैं, जो अनसोल्ड गुड्स बिजनेस में है, पड़ा हुआ है, अभी तक नहीं बिका है, वो आपका स्टॉक कहलाता है। साल के शुरुआत में जो अनसोल्ड गुड्स है आपका, उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे, और साल के अंत में जो आपका स्टॉक पड़ा हुआ है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। बस, तो ये मतलब हुआ आपका स्टॉक एंड ट्रेड का। अब हम आते हैं आपका इन्वेंट्री पर। इन्वेंट्री किसे कहते हैं, देखिए स्टॉक जो है वो छोटा टर्म है और इन्वेंट्री जो है वो वाइड टर्म है। अब अगर हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो ये है, अगर इन्वेंट्री बोलेंगे तो ये अगर सर्कल से समझे हम तो इन्वेंट्री, ये आपका इन्वेंट्री है, और इसी के अंदर आपका स्टॉक आता है, ऐसे समझो आप। स्टॉक जो है इन्वेंट्री का ही पार्ट है। स्टॉक छोटे टर्म में इस्तेमाल करते हैं और इन्वेंट्री हम बड़े टर्म में इस्तेमाल करते हैं। इन्वेंट्री का भी मतलब आपका स्टॉक की तरह ही है, अनसोल्ड गुड्स ही है, लेकिन ये वाइड टर्म है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। कैसे, इसका मतलब हम समझते हैं। स्टॉक का जनरली मतलब होता है फिनिश गुड्स के सेंस में, लेकिन अगर इन्वेंट्री की बात करें तो उसमें आपका अनफिनिश गुड्स यानी रॉ मटेरियल भी आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा, मतलब अनफिनिश गुड्स भी आएगा, और उसमें फिनिश गुड्स भी आएगा, मतलब उसके अंदर स्टॉक भी आएगा आपका। तो अगर हम बात करें इन्वेंट्री की, तो जैसे व्यापार में इस्तेमाल होता है रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें जो बिजनेस या जो करता है जिसमें रॉ मटेरियल आता है पहले, फिर इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो जो रॉ मटेरियल है उसको भी हम इन्वेंट्री बोलते हैं। अभी रॉ मटेरियल मेरे बिजनेस में आया बनने के लिए,
और वो रॉ मटेरियल अभी तक यूज्ड नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है, तो उससे हम बोलते हैं इन्वेंट्री। फिर उस रॉ मटेरियल से हम काम शुरू करेंगे, उसको हम बनाना शुरू करेंगे, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। तो अभी हम उसको आधा अधूरा कंप्लीट किए हैं, बनाए नहीं हैं पूरे तरीके से, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। अभी भी वो पूरा फिनिश नहीं हुआ है। फिर हम उसको आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे और उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वो सामान भी जो बन करके तैयार है वो भी आपका इन्वेंट्री के अंदर आएगा। और फिर आप उसे क्या करोगे, परचेस करोगे, कोई व्यापारी उसे परचेस करेगा सेल करने के लिए, तो वो सामान जो अभी तक बिका नहीं है, अनसोल्ड है, वो आपका स्टॉक कहलाएगा और वो भी इन्वेंट्री का एक पार्ट है। क्लियर है यहाँ पर? और अच्छे से इसको हम वन बाय वन करके समझते हैं। तो इन्वेंट्री जो है एक वाइड टर्म है जिसके अंदर स्टॉक भी आपका आता है। शुरू करते हैं। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, अगर बात करें इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर यानी जो सामान को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है फैक्ट्री के अंदर, उसे हम मैन्युफैक्चर कहते हैं। तो सबसे पहला है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे मान लो आपको एक फर्नीचर, एक अलमीरा बनाना है, या फिर आपको एक चेयर या टेबल बनाना है, मान लो आपको एक चेयर बनाना है, एक कुर्सी बनानी है, तो सबसे पहले लकड़ी आएगा जंगल से, तो वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में है और अभी तक उस पर हम काम शुरू नहीं किए हैं, तो वो आपके बिजनेस में पड़ा हुआ है, अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो उसे हम कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अभी वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, अभी इसको हम छुए भी नहीं है, बस वो व्यापार में आया है। अब हम दोबारा क्या करेंगे इसको, ये समझिएगा, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब हम उस पर काम शुरू किए, उसकी कटाई शुरू किए, अलग अलग लकड़ी को काटेंगे, तब जाकर के उसको सारे को हम जोड़ करके चेयर बनाएंगे, कुर्सी बनाएंगे। तो हमने काम शुरू कर दिया है, आधा अधूरा बन करके रखा हुआ है। जैसा कि आप कभी कभी जाते होंगे किसी दुकान में, तो देखते हो कि वहाँ पर फर्नीचर वगैरह बन रहा है, तो बहुत सारा जो फर्नीचर होता है अभी तक वो आधा अधूरा बना होता है, ना ही डेंटिंग पेंटिंग होता है और ना ही उसमें कुछ होता है, बस उसको किसी तरीके से जोड़ा गया है, अभी आधा अधूरा जुड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस, अभी उस पर काम चल रहा है। तो इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वैसा फर्नीचर जो अभी आधा अधूरा बना हुआ है, उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर रखते हैं, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, मतलब अभी भी वो अनसोल्ड है, पड़ा हुआ है। इसके बाद तीसरा नंबर जो है आपका वो है आपका इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्या है, अब उसको पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है, चेयर को बना दिया गया है, डेंटिंग पेंटिंग लगा दिया गया है, सब कुछ फिनिश हो गया है एकदम जो उसमें होना चाहिए था। तो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स अब वो फिनिश हो गया है, बिल्कुल बन करके तैयार है, इस्तेमाल के लायक है। इसके बाद जो है आपका वो है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक इन ट्रेड का मतलब आपने उस फिनिश गुड्स को परचेज किया है फर्दर बेचने के लिए, तो उसको हम कहेंगे इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो ये आपका इन्वेंट्री का मतलब होता है। इन्वेंट्री एक वाइड टर्म है, तो इसीलिए इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक आता है। स्टॉक का जनरली मतलब होता है फिनिश गुड्स से, मतलब आपने उसे खरीदा है बेचने के लिए, लेकिन अभी वो अनसोल्ड है, स्टॉक है। लेकिन इन्वेंट्री का मतलब होता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो ये सब कुछ आपका इन्वेंट्री के अंदर आता है। तो इतनी बातें मैंने आज समझाई आपको, होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। परचेज क्या है बता दिया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। तो ये सारा टॉपिक जो है मेरा सब कुछ कवर हो गया है। लास्ट में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट किसे बोलते हैं, गेन किसे बोलते हैं। जो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी है, यानी एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस, तो ये आपका प्रॉफिट था। लॉस किसे बोलते हैं, इसका उल्टा एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंस ओवर टोटल रेवेन्यू, ये आपका लॉस था। लॉस को दूसरे सेंस में भी हम बोल सकते हैं कि लॉस तो एक हो गया एक्सपेंस ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, ये लॉस हो गया। दूसरा क्या था आपका कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट हो गया, तो इससे भी आपका लॉस होता है सामान का, तो ये लॉस था। गेन किसे बोलते थे, गेन जो था आपका वो इंसिडेंटल था, मतलब आकस्मिक। जैसे आपने
बिल्डिंग परचेस किया, कोई फिक्स एसेट परचेस किया, लेकिन उसका इस्तेमाल आपको करना था, बेचना नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसको बेच दिया, तो उससे अगर आपका कोई बेनिफिट हुआ तो उसे हम प्रॉफिट ना बोल करके गेन बोलते हैं। अगर कोई कोर्ट केस था आपके ऊपर, वो चल रहा था, उसको जीतने से अगर आपके पास पैसा आ गया, कोई बेनिफिट हुआ उससे, तो उसे भी हम गेन कहते हैं, है ना। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी है उससे आपको अगर कोई फ़ायदा होता है तो ये आपका कहलाएगा प्रॉफिट। लेकिन नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी से हट करके अगर कोई आपको बेनिफिट होता है तो वो आपका कहलाएगा गेन, जो कि इंसिडेंटल होता है। तो यहाँ पर हमारा ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट हुआ। आज का टॉपिक परचेस रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और हो गया आपका इन्वेंट्री। इतनी बातें मैंने आपको आज की वीडियो में बताई है। इसके बाद इन्वेंट्री के बाद हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है आपका कि डेटर किसे कहते हैं, क्रेडिटर किसे कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका बिल्स रिसीवेबल क्या है, बिल्स पेबल क्या है, फिर गुड्स किसे कहते हैं वो तो मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद कॉस्ट किसे कहेंगे, वाउचर किसे कहेंगे, डिस्काउंट किसे कहेंगे, डिस्काउंट कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में बात करेंगे। बैड डेट्स किसे कहते हैं, इनसॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, स्टोर का क्या मतलब होता है, टर्नओवर का क्या मतलब होता है, लाइव स्टॉक, एंटिटी, एंट्री, और छोटा सा हम समझेंगे कि जीएसटी का मतलब। जीएसटी आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसका सिर्फ मतलब समझेंगे कि जीएसटी का क्या मतलब है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मतलब हम आपको समझाएंगे किस तरीके से इसका जर्नल एंट्री वगैरह बनाते हैं, इसको डिटेल में भी हम आगे में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।